लिखावट के ऑनलाइन गूगल मीट में आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कवि मित्र भरत प्रसाद जी शिलोंग से। मैं उनके बारे में आप लोगों को एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं और उसके बाद भरत प्रसाद जी अपनी कविताएं सुनाएंगे। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद सर। इसके लिए लिखावट के मंच पर मेरे लिए आना बहुत सुखद है। हाँ, स्वागत है। भरत प्रसाद जी पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग में प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में, और उसके विभागाध्यक्ष भी हैं। आज शिलोंग से वे हमारे साथ जुड़े हैं। भरत प्रसाद जी सुपरिचित कवि, आलोचक और कथाकार हैं। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से आते हैं। आलोचना की इनकी कई किताबें हैं, मसलन कविता की समकालीन संस्कृति, दूसरी किताब है बेहड़ चेतना का पथिक मुक्तिबोध, तीसरी किताब है प्रतिबद्धता की नई जमीन, चौथी किताब है बीच बाजार में साहित्य, पांचवी है सृजन की 21वीं सदी, छठी है देसी पहाड़ परदेसी लोग, सातवीं किताब है नई कलम, इतिहास रचने की चुनौती। जी, भरत प्रसाद के अब तक 3 काव्य संग्रह हैं, जिनके नाम है एक पेड़ की आत्मकथा, बूंद बूंद रोती नदी, तीसरी पुस्तक है पुकारता हूं कबीर, 2 कहानी संकलन है, फिर और फिर एक दिन, दूसरी पुस्तक है कहानी संकलन की 24 किलो का भूत, और एक किताब है विचार परक, कहना जरूरी है। कई पुरस्कारों से भी इन्हें नवाजा गया है, जैसे मलखान सिंह सिसोदिया कविता पुरस्कार 2014 में, युवा शिखर सम्मान शिमला से 2011 में, अंबिका प्रसाद दिव्य स्मृति प्रतिष्ठा पुरस्कार 2008 में, सहित 5 साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित। हिंदी साहित्य लगभग सभी प्रमुख पत्रिकाओं में कविताओं, लेखों तथा कथा साहित्य का निरंतर 20 वर्षों से प्रकाशन। मासिक पत्रिका जनपद के 2 विशेषांकों का संपादन, सदी के शब्द प्रमाण 2013 युवा कविता विशेषांक, धरती का बचपन, बचपन की धरती 2019। नेपाली, अंग्रेजी और बांग्ला में इनके कविताओं का अनुवाद है। साहित्यिक संस्कृति संस्था पूर्वांगन के अध्यक्ष हैं और पूर्वांगन ई पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। तो इन सृजनात्मक उपलब्धियों के साथ और इन पुरस्कारों से सम्मानित कवि भरत प्रसाद जी का लिखावट में स्वागत है, और मैं उनको कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। भरत जी। जी, बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत आभार। विशेष रूप से लिखावट के मंच पर मेरी काव्य प्रस्तुति हो रही है, ये मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। और आपका विश्वास, आपका स्नेह सदैव बना रहे, इससे हमको बहुत बल मिलता है। और इससे यह भी ताकत मिलती है कि जो भी साहित्य में हम कर रहे हैं, उसका कहीं न कहीं स्थान
उसका कहीं न कहीं सम्मान भी लोगों की नज़र में बन रहा है। ये हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, ख़ास तौर पर एक रचनाकार के तौर पर मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है ये। अधिक समय न लेते हुए मैं सीधे अपनी कविताओं के पाठ की ओर आगे बढ़ता हूँ। स्वागत है। इधर मैंने कोशिश की है कि अपने इन तीनों संग्रहों के बाद मैंने एक पेड़ की आत्मकथा, बूंद बूंद रोती नदी और पुकारता हूं कबीर के बाद की जो कविताएं हैं, आज हमने केवल उन्हीं कविताओं को पाठ के लिए चुना है, क्योंकि बाकी जो तीनों संग्रहों की कविताएं हैं वो किसी न किसी माध्यम से पाठकों के बीच में उपलब्ध हैं। वे संग्रह में तो हैं ही, फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, ब्लॉग पर भी हैं, अन्य सोशल मीडिया पर भी हैं। तो मैंने सोचा कि जो नवीनतम कविताएं हैं उसका हम पाठ आज लिखावट के इस मंच पर करें। आज इस प्रस्तुति की पहली कविता आपके बीच में रख रहा हूं। ये बिल्कुल अभी 2 महीने पहले की कविता लिखी गई है, जनवरी 2021 में। इसका शीर्षक है कहाँ हैं जीवन की जड़ें। कहाँ हैं जीवन की जड़ें। पुकारता हूं आज मेरे जीवन की जड़ें कहाँ हैं। धरती चुप है, पानी भी मौन, प्रकाश बस चमक रहा है, सारे अन्न सन्नाटा खींच लिए हैं। सवाल माता पिता के चरणों में रख देता हूं, आश्चर्य यहां भी कोई उत्तर नहीं मिलता। भागता हूं, पूछता हूं, खटखटाता हूं, पृथ्वी फिर मेरे जीवन की जड़ें कहाँ हैं। कौन है मेरे होने का प्रथमतम कारण। मिट्टी, पानी, रोशनी, पूरी कायनात, सारे के सारे माता पिता चुपचाप सिर झुकाए हुए बुदबुदाते हैं लगातार, सूर्य सूर्य सूर्य। ये आज की पहली कविता आपके बीच में है। इसके बाद पिछले वर्ष दिसंबर में एक और कविता लिखी गई। इसका शीर्षक है धुरिया पांव की सोधी गंध। धुरिया पांव की सोधी गंध, तुम्हारे दरख्ती कद की छाया मेरे शरीर में फैली है आज तक। नाकामयाब रहा बेतरह तुम्हारे पितापन का राग जानने में। तुम्हारी आंखों में लबालब दरिया के आगे अपने हृदय की पराजय घोषित करता हूं। तुम्हारे मिट्टीदार शरीर की तुलना जीवन में धसी हुई किस नींव से करूं। हूबहू मिलती जुलती थी तुम्हारी वाणी की मिठास, पछुआ हवाओं में बसती फसलों से। ये मैं स्पष्ट कर दूं, ये कविता पिता के ऊपर लिखी गई है। अपने पिता को याद करते हुए मैंने कविता लिखी है। हूबहू मिलती जुलती थी तुम्हारी वाणी की मिठास, पछुआ हवाओं में बजती फसलों से। तुम्हारे मौन की इंसानियत समुद्री उदारता को भी मात देती थी। यकीनन एहसास है क्या तुम ज्यादा ज्यादा मां और थोड़ा थोड़ा पिता बनकर नहीं जिए। तुम्हारे धुरिया पांव की सोधी गंध धरती के खिले रहने की आहट है। जमीन पर तुम्हारा चलना चुनौतियों की डोरी पर चलने से ज्यादा चमत्कारी था। जमीन पर तुम्हारा चलना चुनौतियों की डोरी पर चलने से ज्यादा चमत्कारी था। चोट खाए हुए आंसुओं की एक एक पीड़ा हमारी रत्ती रत्ती खुशियों की अनकही पटकथा है। ये पिता पर केंद्रित कविता थी, धुरिया पांव की गंध। आज हमने एक कोशिश यह भी की है कि जो मेरी छोटी कविताएं हैं मैं उन्हीं का पाठ करूं, क्योंकि लंबी कविताएं थोड़ा समय भी ज्यादा लेती हैं
तो इसलिए छोटी कविताओं का चुनाव हमने किया है यहाँ पढ़ने के लिए। अगली कविता आपके बीच में रख रहा हूं। ये कविता है अनपढ़ चेहरों की पुकार। ये लयात्मक कविता, थोड़ी सी लयात्मक है, गद्यात्मक तो है ही लेकिन लय के साथ है। एक कसक जो सुलग उठी है, एक कसक जो सुलग उठी है, रह रह कर चिंगारी जैसी, सोया अंतर मथ जाती है लघुता के तनाव की पीड़ा। बहरापन यूं भरा हुआ है, सुनता हूं कुछ पत्थर जैसा, कायर आंखें कहां देखती पृथ्वी के घावों को अपलक, चारों ओर बरसती ऋतुएं बौनेपन की ग्लानि जगाती। चारों ओर बरसती ऋतुएं बौनेपन की ग्लानि जगाती, मिटने का आह्वान करती यह शरीर जो कारागृह है, घूंट रहा है मेरा पंछीपन। बीते चेहरे चमक उठे हैं, बीते चेहरे चमक उठे हैं, सिमटी दुनिया आह जगाती, अकथ कीमती अटपट बानी, अद्भुत था अनगढ़ भदेसपन। अकथ कीमती अटपट बानी, अद्भुत था अनगढ़ भदेसपन। राग उन्हीं का, रंग उन्हीं का, राग उन्हीं का, रंग उन्हीं का, सांस सांस संगीत उन्हीं का। अंग अंग जो आहक उठी है महामोह की अंतर्ज्वाला, अंग अंग जो आहक उठी है महामोह की अंतर्ज्वाला, बेलगाम हो नाच रही है, अनपढ़ चेहरों की पुकार है, आंसुआ आंखों की गुहार है। एक और कविता पिता पर ही केंद्रित है। संयोग से पिता पर इधर दो कविताएं लिखने का मौका मिला, कहीं से जिम्मेदारी मिली थी, तो ये मेरे लिए अवसर था कि पिता को याद किया जाए अपनी कविता के बहाने। आपके सामने पिता को, पिता की स्मृति को समर्पित कविता है पिता का न होना। पिता का न होना। तुम्हारा वजूद पेट को अन्न देने वाले किसान जैसी शर्त है। इस समय किसान आंदोलन पूरे देश में जोरों पर है। मेरे पिता भी किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, तो मैंने किसान की भूमिका में भी उनको देखने की कोशिश की है। तुम्हारा वजूद पेट को अन्न देने वाले किसान जैसी शर्त थी, सुनिश्चित उम्मीद कि तुम्हारे जीते जी हमारे अस्तित्व पर बाल बराबर भी आंच न आएगी। तुम्हारा होना पृथ्वी की कालजयी घोषणा कि लो सौंप दिया जीवन भर का असीम सुरक्षा कवच, जो अंतिम सांसों तक हमारी सांसों की हिफाजत में लड़ता रहेगा। पिता यादों में दहकती हुई तन्हा परिश्रम की पावन आग है। पिता यादों में दहकती हुई तन्हा परिश्रम की पावन आग है, 24 घंटे बिना कारण बरसती अनगढ़ मोह की अनादि धारा। ऐसा रहस्यमय अध्याय जो चट्टान पर खुदी हुई प्राचीन भाषा की तरह अमिट है आत्मा में। पिता का न होना जमीर को पुकारने वाली आवाज मिट जाना है। पिता का न होना जमीर को पुकारने वाली आवाज मिट जाना है, किसी आदमी नुमा आसमान का विलुप्त हो जाना, सबसे निर्मल चेतावनी का बुझ जाना है। पिता का न होना आंखों को दिशा देने वाली सबसे समतल राह की विदाई है। ये है पिता पर केंद्रित कविता। एक और, प्रायः हमारी कविताएं प्रकृति के सानिध्य में विकसित होती हैं या रची गई होती हैं। प्रकृति कहीं न कहीं आवाजाही करती है हमारी कविताओं में अपने अपने तरीके से, भले वो घटनाएं ही क्यों न हो, वहां भी प्रकृति आ जाती है। तो एक कविता है घर की आभा में सूरज की चमक। यह कविता घर पर केंद्रित है। घर पे, घर की आभा में सूरज की चमक।
घर से निकले रास्ते घर की अलौकिक सुगंध से भरे होते हैं। घर से निकले रास्ते घर की अलौकिक सुगंध से भरे होते हैं और घर की आत्मा से लबरेज बहुत दूर तक नहीं जाते। घर के रास्ते वृक्ष की जड़ों की भांति चुपचाप घेरे रहते हैं घर को, जैसे हृदय से निकली धमनियां हो जिसमें घर का प्राण बहता हो। घर के ऊपर का आकाश कोई आकाश नहीं, घर के ऊपर का आकाश कोई आकाश नहीं, कल्पनाओं को पंख देने वाला इंद्रधनुषी विस्तार है। जिगर के टुकड़े की तरह हृदय में बसा हुआ असीम सृष्टि का टुकड़ा। घर के आसपास की मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। घर की छाया में पली, घर के मोह में बंधी हुई बचपन की नादानियों का जादुई बिछौना। घर की आभा में सूरज अधिक चमकता है। घर की आभा में सूरज अधिक चमकता है। आसमानी दिशाएं नजदीक आती हुई बिरही आकांक्षा बन जाती हैं। जन्म देने वाले घर की पुकार सबसे अपराजेय पुकार होती है। जन्म देने वाले घर की पुकार सबसे अपराजेय पुकार होती है, हृदय के कोने कोने में दस्तक देती हुई। ये भी घर पर केंद्रित कविता थी। अब एक कविता आपके बीच में रख रहा हूं मैं। यह पसीने में भीगी हुई, मिट्टी में नहाई हुई और पीठ पर बच्चे को लादी हुई, पीठ पर बच्चे को लिए हुई एक मां, एक स्त्री पर केंद्रित कविता है। और वो जो अपने बच्चे को पीठ पर लादे हुए है, लिए हुए है, वो अपने मां की अनमोल, अद्भुत और निर्मल और नैसर्गिक हंसी को देख करके आश्चर्य से अपनी मां के चेहरे को देख रहा है। पीठ पर जो बैठा हुआ बच्चा है और मां खिलखिलाकर हंस रही है, परिश्रम की थकान को पीछे छोड़ती हुई केवल हंस रही है। उसी हंसी पर केंद्रित ये कविता है। तुम्हारी झरझर मुस्कान की अदा, तुम्हारी झरझर मुस्कान की अदा। देखिए, शब्दों की क्षमता से परे है तुम्हारी झरझर मुस्कान की अदा। फूटती रहती है अक्सर आत्मा में जमी हुई अपमान की परतें तोड़कर। यह निश्चल हृदय का महज एक रूपक नहीं, संघर्षों से लड़ने की एक कला है। संकल्प की शान पर चमकती हुई चिंगारी। इस अपूर्व हंसी को निश्चलता का अलौकिक झरना कहूं, दुश्वारियों को मां देने का लाजवाब हौसला, या रोआ रोआ लूट लेने वाला अबूझ जादू। दिल की दूरियों को अर्थहीन कर देने वाली तुम्हारी हंसी कच्चे फल की अमलोस मिठास है, निराशा की अचूक दवा जैसी। कौन कहता है पसीने में सुगंध नहीं होती, परिश्रम की चमक में सोनापन नहीं होता। कस्तूरी की गंध पसीने में नहाई एक औरत के हृदय से अधिक आकर्षक होती है। कौन कहता है? ये सारी कविताएं 2020 और 2021 के बीच में लिखी गई हैं, जैसा कि पहले ही मैंने संकेत दिया है। एक कविता आपके बीच में है। हमारी एक एक कल्पना कुर्बान है, हमारी एक एक कल्पना कुर्बान है। हृदय पर बरसते अपमान की परतें भेद कर फूटती तुम्हारी झरझर मुस्कान की अदा। हमारी कलम तो क्या, हमारी एक एक कल्पना कुर्बान है। ये कविता थोड़ी सी अधूरी रह गई है, इसलिए मैं
एक नई कविता की ओर आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि ये कविता मैंने देखा इसमें कुछ पंक्तियां हैं जरूर, लेकिन आगे उसका विस्तार हमने नहीं किया है। ठीक है, इस कविता को आप अगले कविता पाठ में पूरा करके ले आइए। जी बड़ी आगे पढ़ें। जी। अब आपके सामने एक कविता है, दृष्टि पीड़ा है। दृष्टि पीड़ा है। सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए देखने का क्या अर्थ। चूक जाती हैं आंखें सच को जानने से, दृश्य को देखने से अलग और कुछ भी न देखना पराजय है निगाहों की। दृष्टि एक पीड़ा है जो शरीर में न जाने कहां कहां सृष्टि को देख कर उठती है। यकीनन एक चिंगारी जो प्रकट होती है अक्सर भावनाओं के तप जाने पर। यह दृष्टि कभी आंसू, कभी अकेलापन, कभी कदम कदम पर अड़ने का कारण है, कभी रहस्य है खुद को मिटा देने का। एक कविता मैंने करीब 3-4 वर्ष पहले लिखी थी। ये कविता हमारे दूसरे कहानी संग्रह के एक कहानी का अंश है। एक पात्र है जो साहित्य का शौकीन है, साहित्य में अभिरुचि है और साहित्य में आगे बढ़ना चाहता है। तो वह पात्र एक कविता लिखता है, तो उस पात्र के बहाने मैंने ये कविता लिखी है। ये स्वतंत्र रूप से कविता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मैंने एक कविता के रूप में रखा हुआ अपने पास। ये कविता है मन की बांसुरी पर तन का विलाप। मन की बांसुरी पर तन का विलाप। देखिए, मन तरबतर करती है रात दिन पराजित आंसुओं की बौछार। टूट रही है नसें, दहक रही है सांसें, पिघल रहा है वजूद। वक्त की रात डायन सी निर्लज खड़ी है सीने पर। वक्त की रात डायन सी निर्लज खड़ी है, खड़ी रहती है सीने पर। पुकारता हूं कबीर, यही लाइन हमारे संग्रह का शीर्षक भी बना। पुकारता हूं कबीर, चीखता हूं मुक्ति बोध, बुदबुदाता हूं सूर्य 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 सूर्य। जपता हूं एक नई सुबह, सनक गया हूं एक नई पृथ्वी देखने के लिए। सनक गया हूं एक नई पृथ्वी देखने के लिए। मुक्ति से भरी हुई दिशाओं के दरवाजे खुलते क्यों नहीं। कहां खो गया कलम चूमने का जुनून, कहां खो गया कलम चूमने का जुनून। अरे अरे, पृथ्वी की पीठ पर नीली धारियां कैसी, मन की बांसुरी पर तन की हड्डी हड्डी क्यों थिरकना चाहती है। भाग चुके हैं कब के रूस से टॉलस्टॉय, इंग्लैंड से शेक्सपियर, जर्मनी से कार्ल मार्क्स भी। माचू पिच्चू क्यों उदास खड़ा है, माचू पिच्चू क्यों उदास खड़ा है पाब्लो नेरुदा के बिना। नदियों की नाभि में मृत्यु की ऐंठन होने लगी है। अनादिकाल से खड़े खड़े पहाड़ ढह रहे हैं स्मृति में बेतरह। दरख्तों के शरीर से आंसुओं का गिरना अब देखा नहीं जाता। आदमी का सब कुछ सह लेना मौन में अब सहा नहीं जाता। आदमी का सब कुछ सह लेना मौन में अब सहा नहीं जाता। सह नहीं सकता चेतावनी की तरह भीतर गूंजती पृथ्वी की चीख। कहकर चुप रहने की आदत नहीं, पर कह दूं मन की बांसुरी पर नाचता है तन का विलाप। प्रायः जब हम कविता पढ़ते हैं तो समाप्त होने के बाद पुनः हमको दूर तक खींचती है।
खींचती है, और उससे पीछा तुरंत छुड़ाना मेरे लिए कम से कम मुश्किल होता है पढ़ने के बाद। तो हाँ, है, हाँ, प्रकृति है अपनी अपनी। जिद एक शीर्षक कविता है। जिद। जिद कई रूपों में अपना असर दिखाती है, कई रूपों में, क्योंकि जिद भी एक मनोभाव है, एक मनोवृत्ति है। तो किस रूप में वह मौजूद होती है हमारे व्यक्तित्व में, उसी का ताना बाना इस कविता में आपको सुनाई और दिखाई पड़ेगा। देखिए शीर्षक, जिद। जिद। बुझे हुए हृदय में टिमटिमाती हूं संकल्प की तरह। बुझे हुए हृदय में टिमटिमाती हूं संकल्प की तरह। असंभव सी मंजिल छूने के लिए निगाहों की विकट भूख जैसी मिल ही जाती हूं जुगनू की तरह, अंधकार में तड़पती आत्मा के भीतर। अद्भुत, असाधारण, बेमिसाल, मुझसे गुजर कर ही अर्थ पाते हैं। पुकारना मुझे उस क्षण जब तुम्हारी हर कोशिश असफल हो जाए। कल्पना को जमीन पर उतारने में जब लाखों की भीड़ में अकेले खड़े रहने का हौसला लड़खड़ाने लगे। जब अपने पर से अपना विश्वास उठने लगे। जब लगने लगे कि खोना ही अंतिम सत्य है जीवन का। तुम्हारे हर असंभव से कद के पीछे छिपी हुई बिजली हूं मैं। जिद कहती है कि तुम्हारे हर असंभव से कद के पीछे छिपी हुई बिजली हूं मैं। तुम्हारी हर ऊंचाई की नींव में दबी हुई अपराजेय आग हूं। तो एक कविता है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आज छोटी कविताओं का ही पाठ किया जाए। हाँ, एक कविता मैं आपके बीच में रख रहा हूं। हमारे सपनों की ललछाओं सुबह। हमारे सपनों की ललछाओं सुबह। ये प्रतिरोधात्मक कविता है, क्योंकि प्रतिरोध एक बड़ा मूल्य है कविता का। वह भाव, वह मूल्य यह कविता जीने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे अनगिनत दमन के विरुद्ध आंधी बनकर उठी हमारी आवाजें। तीर से भी गहरी चुभती हैं तुम्हारे अहंकार में। दम के दम पर आकाश में झूमती हमारी बेखौफ मुट्ठियों की कतारें भीषण आग लगा देती हैं तुम्हारे सीने में। हमारी खामोश निगाहों के इरादे तौलने की चूक सत्ता के नशे में नाचती अपनी निगाहों से मत करना। हमारे हौसले की बुलंदी को मात देने का सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। अंग प्रत्यंग पर घाव करती तुम्हारी तानाशाही मार चट्टान बना देती है हमारे मसाली सपने। जगह बेजगह बहते खून ने मिटा दिया है मिटने का तनिक भी भय। जगह बेजगह बहते खून ने मिटा दिया है मिटने का तनिक भी भय। एक एक चोट से निकली कराह देखना एक दिन परिवर्तन की पुकार बनेगी। जब हम हंसते हैं तो संकल्प खिल जाता है। जब मौन रहते हैं तो देश के चेहरे का दुख चूता है आत्मा में। हम जैसे ही तनकर खड़े हो गए समझ लेना हमारे सपनों की ललछाओं सुबह आने वाली है। मेरे ख्याल से पर्याप्त कविताओं का पाठ आपके बीच में हमने किया है लिखावट की इस मंच से। और अगर इजाजत हो तो और कविताओं का पाठ किया जाए, जैसा आप कहें।
आप करिए, आप 2 कविताएं और पढ़िए। जी, ये कविता है, मुझे धिक्कार है। मुझे धिक्कार है। इस कविता को पढ़ने के पहले यह मैं अवश्य कहना चाहूंगा पूरी विनम्रता से कि जो अपनी आलोचना प्रतिदिन नहीं कर सकता, जो बर्तन की तरह अपने को प्रतिदिन मांज नहीं सकता, मुझे लगता है कि मौलिक कविताई निकलना फिलहाल वहां से कठिन है। अपनी आलोचना, अपने को इनकार करना, अपने को लगातार मांजना, गढ़ना और यहां तक कि धिक्कारना भी कवि होने के लिए शर्त की तरह है। इस बात को रखने के बाद तब मैं कविता का पाठ करना चाहता हूं। मुझे धिक्कार है, खिलती सुबहों का अनसुना राग क्यों नहीं भर उठता मेरी नसों में। पंक्तियों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। खिलती सुबहों का अनसुना राग क्यों नहीं भर उठता मेरी नसों। रोज रोज लौटती संध्या की उदासी क्यों नहीं जगा पाती मेरी अंतरात्मा। माटी का अमृतपन क्यों नहीं समा जाता, माटी का अमृतपन क्यों नहीं समा जाता हृदय में। क्या करूंगा आखिरकार पत्थर जैसा सिर ठोकर। क्या करूंगा आखिरकार पत्थर जैसा सिर ठोकर। अनाज के दानों को दिखते ही दिखने लगते हैं अरबों शरीर में प्राण। समर्पित करता हूं धरती को निगाहें, सुनाई देती है सभ्यताओं की प्रसव की पीड़ा। बतियाने लगती है अंतहीन दुख दर्द एक स्त्री मेरे भीतर। जीवन भर पाकर भी पाने जैसा आखिर क्या पाया। थोड़ा थोड़ा रोज रोज दफन हो रहा है शरीर। कहाँ तो बहुत अच्छा, सुनना बहुत चाहिए, अच्छा। कहाँ तो सुनना चाहिए था अपने सैकड़ों कानों से पृथ्वी के माईपन का इतिहास। कहाँ तो सुनना चाहिए था अपने सैकड़ों कानों से पृथ्वी के माईपन का इतिहास। मगर धिक्कार है हमें अपनी अंधी बहरी आत्मा पर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और पढ़िए कविता। जी सर। अब पृथ्वी के लिए ही समर्पित एक और कविता आपके बीच में मैं रख रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रकृति लगातार लौटती है। हम्म, अब वो प्रकृति से मुक्त होना कम से कम मेरी कविताई के लिए संभव सा है। तू जीती मैं हारा। इस हम्म, कविता का शीर्षक है तू जीती मैं हारा। विस्मित करता है हल पर तुम्हारी महिमा का अनवरत निनाद। विस्मित करता है हर पल तुम्हारी महिमा का अनवरत निनाद। गूंजती हो अनहद जैसी मेरी आत्मा की सूनी घाटियों में। धूल मिट्टी हवा पानी दृश्य या अदृश्य प्रकृति तुम्हारा तो कुछ भी मामूली नहीं। सरासर झूठ है तुम्हें लौकिक कह देना। तुम्हारे हर रूप में छिपा है अलौकिकता का जादू। अक्षम्य अपराध है तुम्हें निर्जीव कह देना। नृत्य कर रहा है महाजीवन, नृत्य कर रहा है महाजीवन एक एक कण में। क्षण क्षण मृत्यु की ओर बढ़ने के सिवा क्या है हमारी नियति। तुम्हारे असीम और छोर के बीच पल भर को उठी तरंग है मेरा जीवन। तुम्हारे असीम और छोर के बीच पल भर को उठी तरंग है मेरा जीवन। सामर्थ्य के बाहर है तुम्हें वाणी में बांध पाना। दम ही नहीं भीतर तुम्हें सांसों में जी लेना। दम ही नहीं भीतर तुम्हें सांसों में जी लेना। अंग अंग से घोषित करता हूं पराजय।
अंग अंग से घोषित करता हूं पराजय तुम्हारी ममता के साथ। प्रकृति तुम विजेता हो, मृत्युजयी तुम जीती, मैं हारा। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। तो आप सुन रहे थे शिलांग से भरत प्रसाद को, जिनकी कविताओं में परिवार और प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण रूप से आ रहे हैं। परिवार में पिता पिता पर बहुत कम कविताएं लिखी जाती हैं, लिखी गई हैं, जबकि हमारे जीवन में पिता की भी अहमियत कम नहीं है। तो पिता को याद करना, माँ को याद करना, परिवार में स्त्रियों को याद करना, मिट्टी को याद करना, पसीने की सुगंध को याद करना, ये भरत प्रसाद की कविताओं के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। और अभी तक हमने परिवार और प्रकृति पर कम कविताएं इस लिखावट पर दिया है। आज उसकी कमी भरत प्रसाद ने पूरी की। इनके कविताओं में घर की आभा जैसे आ रही है, वैसी ही आभा है जो हमने अपने घर के चारों तरफ देखी है। घर की आभा बहुत महत्वपूर्ण है। उसी आभा में हम लोग आलोकित हुए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। और शायद सृष्टि वहीं से शुरू होती है, उसी आभा से। तो मैं भरत प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और मैं विदा लेता हूँ। और आप श्रोताओं का भी धन्यवाद। आप लोग सुनेंगे लिखावट के YouTube पर, ये रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में चली जाएगी। YouTube को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये मेरे लिए भी बहुत सुखद अवसर है। बहुत दुर्लभ मौका है कि लिखावट के मंच पर अपनी कविताओं का पाठ हमने किया है।